हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जो ये 6 सेमेस्टर का है बीए प्रोग्राम। और इसमें जो हमने लिया है ये एजुकेशन है। एजुकेशन में इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होता है और हमने अभी एजुकेशन ले रखा है। एजुकेशन में हम देखने वाले हैं कि हम जो यहाँ सब्जेक्ट है वो है ये शिक्षा में मीडिया, और इसमें कुल 10 चैप्टर हैं। आओ देखते हैं कौन कौन से हैं 10 चैप्टर। ठीक है, ये रहे वो 10 चैप्टर के लिए थोड़ी सी जूम कर देते हैं स्क्रीन। और अब हम देख लेते हैं कि 10 चैप्टर हैं कौन कौन से। फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पे है, फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर, ये है शिक्षा में संचार। यानी कि जो हम एजुकेशन है, एजुकेशन में हम कम्युनिकेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्या होता है कम्युनिकेशन, कौन कौन से माध्यम है, इस सब चीज़ों के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। सेकंड है प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला का मतलब है जो कलाएं, ये प्रदर्शन कला लिखा है, प्रदर्शन कला का मतलब है जो कला हम अपने हाथ पैर और मुंह का इस्तेमाल करके अपने हाथों पैरों को हिला करके, जैसे कोई टीचर होता है दिखाता है ना कि ये ऐसे बच्चों पढ़ो, ऐसे हाथ हिला के कहता है कि ऐसे मूव हो रही थी, विंड्स हवाएं ऐसे चल रही थी, हम हिला के हाथ दिखाते हैं, पानी कैसे चलता है या कोई हाथी कैसे चल रहा होता है, वो होती प्रदर्शन कलाएं। इसमें आता है जैसे नृत्य, नाट्य, ये सब इसके भाग होते हैं। और दृश्य कलाएं, दृश्य कला में होता है कि जैसे जो चित्र होती हैं, पेंटिंग्स वगैरह, इसकी मतलब पार्ट होती हैं। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये शैक्षिक संचार में, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा में जनसंचार। जनसंचार का प्रयोग हम शिक्षा में कैसे करेंगे। प्रिंट मीडिया का मतलब जो होती हैं बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स वगैरह होती हैं, वो हमारी सारी प्रिंट मीडिया के अंदर आती है। हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं शिक्षा में, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर जो हमारा फोर्थ चैप्टर या लेसन पार्ट कह लें, उसमें हमारा है शिक्षा में मास मीडिया। यानी कि मास मीडिया का मतलब है बड़े पैमाने पे जो मीडिया होती है उसी को मास मीडिया ही अक्सर कहा जाता है। उसका हम यूज़ कैसे करेंगे शिक्षा में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, जो आजकल ऐप्स हैं फ़ोन पे, बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट्स पर मिलती हैं, बहुत सारी यूट्यूब वगैरह पर भी चीज़ें मिलती हैं, उन्हीं को हम डिजिटल मीडिया के अंतर्गत रखते हैं। और पांचवा चैप्टर है शैक्षिक गतिविधि के लिए डिजिटल मीडिया। जो शैक्षिक गतिविधि होती है, यानी कि जो भी टीचिंग एक्टिविटीज़ है, उसमें हम कैसे डिजिटल मीडिया का यूज़ करेंगे और उसके कौन कौन से प्रकार हैं और उसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम। फिर चैप्टर जो 6 है वो है मीडिया संस्कृति को विचार, अनुभव, रुचि और चर्चाओं द्वारा समझना। यानी कि मीडिया की जो भी संस्कृति है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे समझना है और उन्हें समझना है विचारों, अनुभवों और रुचि चर्चाओं द्वारा। पाठ और शिक्षा के स्रोत के रूप में मीडिया, यानी कि हमें देखना है कि जो शिक्षा के स्रोत, मतलब कि हम मीडिया से कैसे एक एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ पे ये बात कही गई है कि मीडिया से एजुकेशन कैसे हो सकती है। दूसरा है कि कहानियाँ एवं आख्यानों, विज्ञापन, ऐतिहासिक धारावाहिक और सामाजिक फिल्में। इसका मतलब है कि जो हमारी मीडिया, मतलब कि आसपास जो भी संचार के साधन हैं, वो हमारे कहानियाँ कहीं ना कहीं होती हैं, विज्ञापन भी हमें संचार देते हैं, ऐतिहासिक कई धारावाहिक हैं और कुछ सामाजिक फिल्में भी बनती हैं और आख्यान भी होते हैं, जिनके द्वारा हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, उससे संबंधित हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और सोशल मीडिया में अवधान, अवधान का मतलब व्यवधान भी कह सकते हैं इसे, मतलब कि रुकावटें, सोशल मीडिया के क्या बैरियर्स हैं, वो चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 आया, इसमें हम पढ़ने वाले हैं समाचार और विचार। समाचार का मतलब आप जानती हैं, हर दिन न्यूज़पेपर आता है हमारे घर में, वही न्यूज़पेपर जो है, यहाँ पे न्यूज़पेपर लिख लेना आप। न्यूज़पेपर जो होता है आपके घर में वो होता है ये समाचार पत्र। और विचार का मतलब बेसिकली वही है कि थॉट्स क्या चले हमारे दिमाग में, कौन कौन से ख्याल आते रहते हैं चीज़ों को लेके, वही है समाचार और विचार का स्वामित्व, प्रयोजन और हितों का विश्लेषण। कि समाचार और इसका स्वामित्व किसके हाथ में होता है, पहली बात ये हाथ में किसके होते हैं, प्रयोजन, प्रयोजन कौन करता है इसका, और इसका किस किस का हित इसमें छिपा होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको ये पता चल गया, ये 10 चैप्टर हैं और इनके माध्यम, मतलब कि हमें क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, इसमें यहाँ क्लियर हो गया ये चीज़ें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पार्ट नंबर 1 है, यहाँ पे बस आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। पार्ट नंबर 1 जो है इसका है नाम,
शिक्षा में संचार, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं बिकॉज कि बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है। इतना ही ठीक है, 8px देन कट करती हूँ उसे। शिक्षा में संचार, शिक्षा में संचार के बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन आज देखते हैं पहले क्या है। शिक्षा में संचार में परिचय हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षण प्रक्रिया किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षण प्रक्रिया के प्रदर्शन को चलाने के लिए संचार एक प्रभावी और आवश्यक भूमिका निभाता है। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर शिक्षा जो है, यहाँ पे मैं मेन हाईलाइट करती हूँ, जो शिक्षा होती है ये चाहे औपचारिक हो यानी कि आप स्कूल में ले रहे हैं, अनौपचारिक या फिर आप अपने आस पड़ोस या अपने माता पिता से कुछ भी शिक्षण यानी कि कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षण और मतलब कि टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस होता है एक शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया जो होती है। इसमें जो एक प्रमुख और एक अहम भूमिका निभाता है वो है संचार। यहाँ पे सारा चीज़ संचार पे बेस्ड है। संचार क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात का पहुँचना और दूसरे व्यक्ति को कितनी बात समझ आए उसका फीडबैक पहले व्यक्ति तक पहुँचना, ये होती है हमारी संचार की प्रक्रिया। यहाँ तो मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया है, बाकी आगे हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। संचार की प्रक्रिया क्या होती है आपको ये पता चल गया। और जो शिक्षण है ये इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है। संचार की प्रक्रिया शिक्षण चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, ठीक है। कई मायनों में शिक्षण जो है हमारी टीचिंग में ना हमारी कई मायनों में संचार का प्रयोग होता है। शिक्षण में कई मायने में हमारा संचार का प्रयोग होता है। कैसे होता है, ये कौन करता है इसका उपयोग? इसका उपयोग क्या केवल शिक्षक करता है या विद्यार्थी भी करते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। एक अच्छा शिक्षक हमेशा एक अच्छा संचारक होता है। मतलब एक अच्छा टीचर वो है जो अपनी बातों को अपने विद्यार्थी तक अच्छी तरीके से पहुंचा सके। जो भी उसका मतलब एक थॉट है उसके दिमाग में आया, ये रहा एक टीचर, ठीक है। तो एक अच्छा टीचर अपने विद्यार्थी तक अपनी बात कितनी अच्छे से पहुंचा पा रहा है, वही एक अच्छा टीचर होगा कि उसने अपनी थॉट्स को इधर तक पहुंचा दिया एक विद्यार्थी तक, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अगर अच्छा एक टीचर तो अच्छा वो है जो अच्छे से अपनी बात को अपने विद्यार्थी तक पहुंचा रहा है, पर विद्यार्थी जो है, ठीक है, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का मतलब स्टूडेंट्स होते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है उसके लिए भी ये संचार की प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक टीचर के लिए है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यह बात शिक्षार्थी के लिए भी उतनी ही सच है। जो शिक्षार्थी अच्छी तरह से सीखता है, मतलब कि वो संचार प्रक्रिया में अच्छी तरीके से भाग लेता है। यानी कि आपने देखा होगा आपकी क्लास में अक्सर एक बच्चा तो ज़रूर ऐसा होगा जो हमेशा अच्छी तरीके से बोलता होगा कि मैम मैं जवाब दूंगा, मैम मैं जवाब दूंगा। अक्सर वो बच्चा अच्छा लर्नर होता है रेदर देन कि जो बच्चे बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। उससे अच्छा है कि एक बच्चा अच्छी तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहा है अपने टीचर से, वो बच्चा काफ़ी बेटर होता है रेदर देन जो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं साइलेंटली क्लासरूम में उनसे। अब आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अच्छे शिक्षार्थी हमेशा अच्छे प्राप्तकर्ता और उत्तरदाता होते हैं। तो प्राप्तकर्ता का मतलब क्या है और उत्तरदाता का मतलब क्या है? ये जो प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी कि पी से लिखती हूँ मैं यहाँ पे, प्राप्तकर्ता वो होते हैं कि जो टीचर ने कुछ बातें बोली हैं तो बच्चा उसको सुने, कान लगा के अच्छे से सुने और समझे। और जो ये उत्तरदाता है, मैं यू से रिप्रेजेंट करती हूँ, उत्तरदाता वो होते हैं जो अगर टीचर ने कोई बात कही तो उन्हें उसने सुन के ग्रहण करने के बाद जब टीचर ने कोई क्वेश्चन पुट अप कर दिया तो वो उत्तर भी अच्छे से दे रहा है। तो यानी कि एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो पहले अच्छे से प्राप्त करे फिर अच्छे से उत्तर भी दे, और ये दोनों गुण एक अच्छे विद्यार्थी के हैं, स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। इस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रदर्शन को चलाने के लिए एक वाहन या उपकरण के रूप में संचार हमेशा दो तरफा प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। मतलब कि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, इसको चलाने के लिए जो संचार है एक उपकरण या वाहन माना जाता है, यानी कि एक टूल के तरीके से काम करता है, मान सकते हैं। टूल्स क्या होते हैं? टूल हमेशा देखा है कि कोई मिस्त्री होता है उसके पास कुछ टूल्स होते हैं, वो उसी से काम करता है अपना। तो हमारी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है इसमें भी कुछ हमें टूल चाहिए होते हैं। जो हमारा फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टूल है वो है कम्युनिकेशन यानी कि संचार। टूल को हिंदी में उपकरण कहते हैं।
जो हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, उसका जो मुख्य उपकरण है वो संचार है। ठीक है, संचार का मतलब अपनी बातें शिक्षक बच्चों तक भेजेगा, मतलब कह के, बोल के, विभिन्न चित्र दिखा के, कोई वीडियो दिखा के वो अपने विचारों को, अपने जो भावनाएं हैं वो विद्यार्थी तक पहुंचाएगा, और विद्यार्थी सुनकर उसको ग्रहण करेगा। अगर उसके अंदर कोई प्रश्न आता है तो वो अपने विद्यार्थी जो है अपने टीचर से प्रश्न भी पूछेगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसी बात नहीं कही गई है कि सिर्फ विद्यार्थी सुनता रहेगा, सुनेगा नहीं, वो उत्तर भी देगा और अपनी क्वेश्चन भी पुट अप कर सकता है टीचर के सामने। सो यहाँ पे इतनी बात क्लियर होती है। ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के उद्देश्य की उचित प्राप्ति के लिए शिक्षण स्रोत, मतलब कि यहाँ लिखा है कि जो ये हमारे संचार है इससे क्या होता है, इससे हमारे जो टीचिंग के कोई हमारे उद्देश्य है ना, उसको हम अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लिखा है जिसमें, यहाँ से लिखा है माना जाना चाहिए, जिसमें शिक्षण अधिगम उद्देश्य की उचित प्राप्ति के लिए। शिक्षण अधिगम के कोई उद्देश्य होते हैं। जब भी हम कोई चीज़, कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं। ठीक है, वो उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इस पाठ के भी कुछ उद्देश्य यहाँ पे आपके लिए रखे गए हैं कि अगर आप ये पाठ पढ़ते हैं तो आपको कम से कम संचार के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसी हर चीज़ को पढ़ाने के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं जो रखे जाते हैं पाठ पढ़ाने से पहले। अगर आपकी संचार की जो प्रक्रिया है वो अच्छी है तो उसके द्वारा क्या करोगे, आप उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे लिखिए बात, देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन में, ये लाइन में अंडरलाइन नहीं हो रहा यार। ठीक है, इसकी ऊपर वाली लाइन है, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, इसकी ऊपर वाली लाइन है, अंडरलाइन नहीं हो पा रहा। तो इससे हमारी उद्देश्य प्राप्ति हो सकती है। और शिक्षण के स्रोत जो होते हैं वो होता है एक टीचर, यहाँ शिक्षक लिखा गया है, लाभार्थी, ये लाभार्थी विद्यार्थी को ही कहते हैं, और ये इसका इंग्लिश है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के माध्यम से आप ज़्यादा अच्छी से तरीके से समझ जाएंगे। ये दोनों तरह से बातचीत होती है, इसके बारे में मैंने बता दिया कि कोई एक बात नहीं करेगा, दोनों जने ही बात करें, दोनों जने पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, इस उचित बातचीत के लिए शिक्षकों और छात्रों के लिए अच्छे संचार की कला तकनीक हासिल करने की आवश्यकता है। मतलब कि अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान तभी अच्छी तरीके से बात करता है जब वो उस कला में अच्छी तरीके से, देखिए, अच्छे से संचार की कला और तकनीक की हासिल हो उसे। मतलब कि अगर कोई बच्चा है उसे संचार के बारे में नहीं पता तो वो चुपचाप बैठा रहता है, उसे नहीं पता होता कि अगर मैं बोलूँगा, क्वेश्चन पूछूंगा, उत्तर दूंगा तो मैं ज़्यादा सीख सकता हूँ रेदर देन कि मैं चुपचाप बैठे रहूँ। तो बच्चे अगर जब इनको ये लाभ पता चलेगा तो वो इसको अच्छे से यूज़ करेंगे और मे बी कि वो अच्छे तरीके से इसका लाभ उठा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन मैंने आज दिया है। आगे की वीडियो कंटिन्यूसली आती रहेंगी। अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड आप जुड़े रहिए चैनल से। काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं बना के दूंगी आपको। आपको इस वाली बुक के लिए तो कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। सो दैट कीप इन टच एंड कीप सब्सक्राइब।